नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। हमारी सरकारें खास तौर से कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग हो गई। हालांकि इसकी शुरुआत इसके पहले भी हो गई थी, जब हमारे देश में आयुष मंत्रालय बना। लेकिन कोरोना में जिस तरीके से भयावह स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें जिस तरीके से आयुर्वेद व अन्य चिकित्सा का प्रयोग किया गया, उससे सरकार को भी एक सीख मिली और सरकार ने स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि ये कदम अभी भी अपर्याप्त हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि हमारे देश में ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं, अगर उनको एक नया संबल दे दिया जाए, उन्हें एक आधार दे दिया जाए, उन्हें एक शक्ति दे दी जाए और उन्हें एक दिशा दे दी जाए, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कभी सरकार की अनदेखी, कभी समाज की अनदेखी, क्योंकि समाज भी त्वरित इलाज चाहता है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। अभी 18 नवंबर को नेचुरोपैथी दिवस मनाया गया, माने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? पंच तत्व, मिट्टी, पृथ्वी, हवा, सूर्य, जल और साथ में आकाश। अगर हम इनके द्वारा अपना उपचार करें तो निश्चित मानिए कि हमारा कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन हम आपाधापी के जीवन में इससे बचते हैं और कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिन्हें हम जीवन पद्धति भी कह सकते हैं, उनके प्रति भी एक तो जागरूकता नहीं, दूसरी संसाधन नहीं और तीसरे कहीं ना कहीं कुप्रचार भी। यही कारण है कि हम इस दिशा में सफल नहीं होते। अब जहां तक प्राकृतिक चिकित्सा है, जैसे कि होम्योपैथी जर्मनी में बनी 200 साल पहले और वहीं से प्राकृतिक चिकित्सा निकली। लेकिन आप देखिए, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा शुरू हुई वो हमारे कर्नाटक, गुजरात, केरल, यहां पर उसका प्रभाव ज्यादा है। यूपी में उतना नहीं है, बल्कि हमने तो सुना बहुत से लोग वहां जाते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, रुकते हैं, कायाकल्प करते हैं, मनकल्प करते हैं और स्वस्थ होकर के चले आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका साल में एक बार जाना ही होता है। हमारे यूपी में क्यों नहीं? और इस समय एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है जो मार्च तक चलेगा। इसमें हम कितने जागरूक होंगे और हमें क्या करना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, जाने माने योगाचार्य, हम लोग इन्हें योग ऋषि भी कहते हैं। और डॉक्टर आनंद को अभी हाल में ही जो ये नेचुरोपैथी डे मनाया गया दिल्ली में, उसमें आपको डॉक्टर विट्ठल दास नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये हमारे लिए, हमारे यूपी के लिए, हमारे कानपुर के लिए गौरव की बात है। और डॉक्टर आनंद लगातार प्राकृतिक चिकित्सा
उससे जुड़ी हुई अन्य चिकित्सा के माध्यम से रोगों का निदान कर रहे हैं, वो भी जटिल रोगों का। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी कि काया कल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, और ये बहुत ही उपयोगी है, जिसमें 100 से अधिक रोगों के बारे में जानकारी दी गई है और इस जानकारी में लक्षण भी बताए गए हैं और विभिन्न पद्धतियों से इलाज भी बचाया। अगर आप योग से करना चाहें तो योग से कर लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा से करना चाहे प्राकृतिक चिकित्सा से, सबसे कर लीजिए, लेकिन घूम फिर करके अपने को स्वस्थ रखिए और जीवंत रखिए। डॉक्टर आनंद, मैं आपको नेशनल अवार्ड के लिए सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो एक अभियान चल रहा है, जिसमें आप पहले से ही भागीदारी कर रहे हैं, इसमें एक और आप मील के पत्थर साबित होंगे। डॉक्टर आनंद, इस बार जो नेचुरोपैथी डे मनाया गया है उसकी थीम है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, मतलब एकीकृत दवा, ये थीम है। क्या मायने हैं इसके, कैसे क्या होगा? पहले जब प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ हुई, वास्तव में प्राकृतिक होम्योपैथी की तरह प्राकृतिक चिकित्सा का भी जन्म जर्मन के एक सामान्य व्यक्ति के माध्यम से प्रारंभ हुआ और एक दूसरा व्यक्ति जो उससे अधिक पढ़ा था उसने इसको पूरी सिद्धांत दिया, मिस्टर लुई कोने ने। और ये पद्धति जब लोग दवा से निराश हो गए, डॉक्टर ने नहीं, अभी इसका इलाज नहीं है हमारे पास, और जब डॉक्टर लुई कोने के पास, उनके शिष्य डॉक्टर लिनलॉर्ड के पास, डॉक्टर केलाग के पास पहुंचे और वो मिट्टी चिकित्सा के द्वारा, पानी चिकित्सा के द्वारा, धूप चिकित्सा के द्वारा, हवा चिकित्सा के द्वारा और आकाश चिकित्सा माने उपवास के द्वारा जब उन्होंने इलाज लिया और उन्होंने किया तो वो स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे इसका बहुत विकास हो गया पश्चिम के लोगों में और कई लोग इसमें आ गए। गांधी जी, पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में थे, वो कब्ज से भयंकर पीड़ित थे। कब्ज के कारण तमाम और बीमारियां हो गईं। प्राकृतिक चिकित्सा मानती ही है कि किसी रोग को ठीक करने में कहीं न कहीं कब्ज ही कारण होता है। जब गांधी जी किसी प्रकार से औषधियों से नहीं ठीक हुए और जब एक अंग्रेज के कहने से न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक पढ़ी, रिटर्न टू नेचर किताब पढ़ी, तो उन्होंने देखा कि जब तक हम भोजन ठीक नहीं करेंगे और पेट साफ करने के लिए एनीमा क्रिया या बस्ती क्रिया नहीं करेंगे, एब्डोमेन में मिट्टी की पट्टी नहीं लगाएंगे, मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाएंगे, खुली धूप नहीं लेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। जब गांधी जी लौट करके देश में आए तो उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति में मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा, उपवास चिकित्सा के साथ में महत्त्व चिकित्सा भी जोड़ दिया, आध्यात्मिक चिकित्सा भी जोड़ दिया, ध्यान, समाधि, प्रार्थना, सकारात्मक सोच। तो गांधी जी ने इस देश में इसका डेवलपमेंट किया और अति संक्षेप में जब आज़ादी मिल गई तो गांधी जी ने कहा था कि हमें इस देश में घर घर प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचाना है, अन्यथा 50 वर्ष में हमारे देश के बच्चे असाध्य रोगी होकर के पैदा होंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी सरल है, बड़ी सहज है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी जो लोग नहीं ठीक होते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत कम पैसे में बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इन लोगों का भ्रम है कि नेचुरोपैथी में समय लगता है। तो वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन में पहुंचाने में देर तो हुई,
पर वर्तमान सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट को लेकर के योगा डे की तरह, योग दिवस की तरह ये पंचम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। तो अब जन जन को बिना दवा बीमार न होने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के इन चीजों को है। अब इंटीग्रेट की बात जो आप कर रहे हैं, हमने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में अगर योग साधना जोड़ दी जाए, मैग्नेट थेरेपी जोड़ दी जाए, एक्यूप्रेशर थेरेपी जोड़ दी जाए, आयुर्वेद का शाकाहारी औषधियाँ जो घरों में रहती हैं किचन में वो जोड़ दी जाए, और साथ में सकारात्मक सोच चिकित्सा जोड़ दी जाए। अब ये पहले इसका विरोध था, लेकिन अब प्राकृतिक चिकित्सा में इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। इससे रोगी को लाभ और जल्दी होने लगा है। यही इसका मतलब है। ठीक बात। चिकित्सा को कैसे इंटीग्रेट करें। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्राकृतिक चिकित्सा किन किन रोगों में बहुत प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि जैसा देखते हैं लोग कि विभिन्न प्रकार की रोग हैं, नए नए रोग बढ़ भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि प्राकृतिक चिकित्सा का, हालांकि योग का तो काफ़ी हो गया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं लोग दिखावा खावा भी करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं जन जन इसको स्वीकार करते हैं? जन जन तभी स्वीकार कर पाता है जब इस क्षेत्र में हर जगह कोई न कोई अच्छे जानकार हो। जैसे मैंने स्वयं गुरु परंपरा से इस पद्धति को सीखा, उसके परफेक्ट होने में कम से कम मुझे 10 साल लग गए। लेकिन अब हमारी सरकार ने लगभग पूरे देश में 60 चिकित्सालय विद्यालय खोल रखे हैं। 60? हाँ जी। और अब वहां से जो पढ़ के निकल रहे हैं वह तमाम बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय में बैठ करके काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम भी अधूरा है। अब की बार मैंने दिल्ली में इस बात को सुझाव दिया कि प्राकृतिक चिकित्सक तैयार किए जाएं, सह प्राकृतिक चिकित्सक तैयार किए जाएं और प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी तैयार किए जाएं। जो रिटायर्ड व्यक्ति हो गए हैं उनको ट्रेनिंग दे करके हम 80% उन लोगों से काम ले सकते हैं। इसमें अभी शिक्षा का अभाव है, संख्या का अभाव है, साधन का अभाव है, इसलिए। और दूसरी बात ये, गवर्नमेंट अगर जैसे एलोपैथिक वालों के लिए 5-5 लाख रुपए गरीबों के लिए बांध दिया साल भर के लिए, अगर प्राकृतिक चिकित्सालय में एक व्यक्ति को 5 लाख नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 20,000 से 50,000 का बांध दे तो प्राकृतिक चिकित्सा में बाढ़ आ जाएगी और लोगों को बहुत लाभ होगा। लेकिन डॉक्टर आनंद, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि पूरे देश में 60 चिकित्सालय हैं। अगर सरकार ये करना भी चाहती है, मान लीजिए अगर वो कानपुर के लिए करना चाहे, यूपी के लिए करना चाहे, तो यहाँ कहाँ पर ये साधन उपलब्ध हैं, कहाँ पर ये चिकित्सालय हैं? यूपी में अब अभाव नहीं रहा। हाँ। हमारे जो विठल दास मोदी जी के नाम से जो मुझे पुरस्कृत किया गया है जी, वो उसके जो वर्तमान संचालक हैं डॉक्टर विमल मोदी, वो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं लेकिन नेचुरोपैथी करते हैं। गोरखपुर में खुल गया, मेरठ में खुल गया, ऐसे तमाम कोई 10 सीट के, कोई 20 सीट के, कोई 50 सीट के खुल रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे कानपुर में 2 व्यक्ति लगे हुए हैं जी, श्री विमल झाझरिया जी, उन्होंने जगह ले लिया है और एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्होंने चिंतन किया है बनाने का। और हमारे डॉक्टर उमेश पालीवाल जी उन्होंने जगह ली है और ये दोनों लोग मेरे सहयोग से ये बनाने जा रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी कानपुर में विदिन 2 इयर्स के अंदर इस प्रकार के कायाकल्प केंद्र बना लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी आयुष डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत जल्दी काम करेगी। और अपने कानपुर में मैं तो पिछले 50 साल से हूँ, 53 साल से अपने 10 बेड का चिकित्सालय है और लोग लाभ उठाते हैं। बस आवश्यकता जागरूकता। डॉक्टर आनंद, ये थोड़ा सा हमको ये भी समझा दीजिए कि
ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या ये माना जाता है कि ये गांव के लिए है, गांव में इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, बशर्ते कि शहरों में, क्योंकि शहरों में तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, सरकार की नीति भी चल रही, क्या इसको अगर गांव तक ले जाया जाए तो ज़्यादा लाभ है? इस समय गांव वाले नकल कर रहे हैं शहर वालों की। ओह। और प्राकृतिक चिकित्सा में औषध चिकित्सा में थोड़ा अंतर है। हमारी वर्तमान अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति ये सिम्टम्स के आधार पर रोग को शांत कर देती है या दबा देती है। हमारे आयुर्वेद का जो मूल ज्ञान पक्ष था, अब न कोई वैद्य किताब देता है पढ़ने को, न समझाता है, अपवाद छोड़ करके वो भी वात पित्त कफ को शांत करता रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी की जड़ को पकड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि बीमारियां आहार की गड़बड़ी से, विहार की गड़बड़ी से, विचार की गड़बड़ी से, व्यवहार की गड़बड़ी से और रोगों को दबाने से या शांत करने से होती है। तो आज जो कफ का रोग है कल दमा बन जाता है, आज जो दस्त का रोग है वो कोलाइटिस बन जाता है। ये कैंसर जैसी बीमारी जो भयावह हो फैलने जा रही है, ये औषधियों से बीमारी के दबाने का परिणाम है। प्राकृतिक चिकित्सा में लोग दबाते नहीं है। जुकाम हो गया, नाक में तेल डालिए, गर्म पानी पीजिए, नेती करिए, निकाल दीजिए। पेट खराब हो गया है, ठंडी पट्टी रखिए एब्डोमेन में, पेड़ों में, बस्ती करिए, एनीमा करिए, 1-2 दिन फाका मार जाइए, सूप पीजिए और जूस पीजिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये बीमारी को जड़ से ठीक करती है और अन्य पद्धतियां बीमारी को शांत करती रहती हैं, दबाती रहती हैं या किसी अन्य रूप में देती है। एक थोड़ा संक्षेप में बताइए भी, आप कह रहे थे आहार विहार विचार से रोग पैदा, विचार से कैसे पैदा? देखिए, जैसे आहार की गड़बड़ी से आंतों में मल जमा हो जाता है और फिर मल जमा होते होते सड़ने लगता है, वायु बनाती है, फिर लोग वायु को दबाते दबाते दबाते, ऐसे ही जब हम नकारात्मक विचारों को प्रोत्साहन देते हैं, हम भ्रमों को वास्तविकता मान लेते हैं, इसका हमारे शरीर पे हार्मोन्स पर, ग्रंथि पर पड़ता है और हमारा ब्रेन थक जाता है, मस्तिष्क थक जाता है, मन नकारात्मक को सकारात्मकता में सोचने लगता है और जब हम तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं तो तन की बीमारी का कई गुना लक्षण और प्रकट हो जाते हैं। नहीं, ये जो अभी आपने कहा कायाकल्प, और आपने कई बार, और आपकी पुस्तक भी मैं देख रहा था, कायाकल्प द्वारा रोग, ये कायाकल्प क्या है? कैसे? काया माने शरीर, और इसको हमारा ख्याल है आपका यही असर होगा, शरीर का कल्प। असली में इसका वास्तविक नाम होना चाहिए किताब का, कायाकल्प एवं मन कल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे। हाँ, तो जरा ये कायाकल्प मन कल्प थोड़ा सा समझाइए। हाँ, देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि बीमारी न जन्म से बैक्टीरिया वायरस से होती है और न ही किसी और कारण से होती है। आहार विहार विचार व्यवहार और गलत औषधियों से, औषधियों के दुष्परिणाम से शरीर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। आमाशय में कूड़ा इकट्ठा हो गया तो बोले आम रोग है, बड़ी आदमी इकट्ठा हो गया तो बोले कब्ज है, छोटी आदमी इकट्ठा हो गया तो बोले फलाने है, हृदय हमारे में इकट्ठा हो गया तो हृदय रोग है। हम लोग कूड़ा मानते हैं और इस कूड़े में जब फर्मेंटेशन होता है, सड़ान होती है, सड़ान, तो सड़ान हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा पेट ठीक कर दिया जाए, हमारी गैस को न बनने दिया जाए, अगर हमारे पित्त जो है कुपित हो रहा है, इसको किसी प्रकार से हम निकाल दें और नया बनने न दें, हम गंदी श्वास न रुकने दें, पसीना न रुकने दें। इस समय एसी, पंखा और आदि कारणों से पसीने पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसलिए नेचुरोपैथी में स्टीम बात है, सन बात है, मड बात है, केवल 7 क्रियाएं हैं। इन 7 क्रियाओं का अगर प्रचार हो जाए तो शरीर में कूड़ा इकट्ठा होगा नहीं, कूड़ा सड़ेगा नहीं, परिणाम क्या होगा? बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हम लोग बीमारी को दबाते नहीं है, न शांत करते। मतलब आपका कहना है कि जो शरीर के अंदर गंदगी होती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब,
जरा मुझे ये समझाइए कि अभी आपने कायाकल्प के लिए कहा कि शरीर के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाए, अगर मन कल्प की बात हम करें तो ये क्या और इसको कैसे दूर किया जाएगा? मन कल्प के बारे में एक ध्यान योग की बड़ी चर्चा हो रही है जी। भावातीत ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान है, विपश्यना ध्यान है, मंत्र ध्यान है, आदि। इसी बीच में क्योंकि मैं डॉक्टर एस.सी. चित्रे जो कानपुर के ही हैं, उनके संपर्क में मैं लगभग 6 साल रहा, तो उन्होंने कहा था कि ध्यान सब बहुत अच्छे हैं, पर अगर जल्दी नतीजा हम चाहते हैं तो पश्चिम जगत के जो मनोचिकित्सक हैं उन्होंने पॉजिटिव ऑटो सजेशन की टेक्निक डेवलप की है। तो मैंने इसी चीजों को अपने भारतवर्ष की और विदेश की डॉक्टर चित्रे के अनुभव को तीनों को मिला करके एक मैंने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, साक्षी ध्यान। साक्षी ध्यान इतना सरल है, इसमें 5 भागों में बांट देते हैं। पहला है कि हम आंख बंद करके मन को आजाद कर देते हैं और साक्षी भाव से आने जाने वाले विचारों को देखते हैं। ये इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है और बाहर की धुन को बाधा नहीं मानते। जैसे पत्रकार लोग, छायाकार लोग काम भी करते रहते हैं और वो फोन भी उठाते हैं, उसको बाधा नहीं मानते। जब हम बाधा को बाधा नहीं मानते हैं तो कान बाहरी वस्तु की बाधा से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में मात्र 5 मिनट में और उससे कम कभी कभी व्यक्ति या तो सो जाता है, खो जाता है या समाधि में चला जाता है। जब योग की इस क्रिया में समाधि में जाने लगते हैं तो तन, मन, मस्तिष्क तीनों का रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हम कैसे जल्दी से ठीक हो, हम लोग उसको नाभि पे मन को लगवाते हैं। नाभि बाहर आ रही, अंदर जा रही है। तो इस प्रकार के 5 मिनट के अभ्यास से रोगी अंतर्मुखी हो जाता है। ठीक बात। साधक। और जो कमी है, मान लो किसी को क्रोध बहुत आता है और उस क्रोध की वजह से घर वाले परेशान है, संस्था परेशान है, खुद परेशान है, तो एक सिद्धांत आया हुआ है, हम जो बात बार बार दोहराते हैं वो चेतन मन में और अवचेतन मन में चली जाती है। और चेतन मन एक उपजाऊ खेत है विचारों का। हम मन में दोहराते हैं कि ईश्वर की कृपा से, या बोल के दोहराते हैं ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। ऐसे ही चाहे क्रोध हो, चाहे वासना हो, चाहे जल्दी जल्दी जो भी हमारी बुरी आदत है, उसके विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन बनाने लगते हैं तो वही ध्यान योग की क्रिया का लाभ हमको बहुत जल्दी होता है। बुरी आदत से बचने के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने बड़ा। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे पहले पंच तत्व से आप लोग चिकित्सा करते थे, जिसमें पृथ्वी, जल, हवा, सूर्य और आकाश, लेकिन क्या अब आप लोगों ने जो एकीकृत के नाम पर ये हुआ है कि आपने देखा ये फला रोग है तो उनका भाई इससे नहीं ठीक होगा तो इनको चुंबकीय प्रणाली दे दो, इनको एक्यूप्रेशर की प्रणाली दे दो, इनसे योग करा लो, इनसे जो है कट ध्यान जो भी है आपके पद्धति है उसका पालन करा लो। क्या अब आपने इस तरीके से इसको बांट दिया? नहीं। हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी या तो साधन की कमी है या उनको अन्य चीज का अभाव है। किसी रोग को ठीक करने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा के 5 तत्वों का और आहार सुधार का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं प्राकृतिक चिकित्सा को एक मानता हूँ। एक्यूप्रेशर आप लगा लीजिए दाहिनी तरफ, 10 हो गया। योग साधना लगा लीजिए तो 100 हो गया। हर्बल थेरेपी लगा लीजिए तो 1000 हो गया। यानी आप जितनी भी ड्रगलेस थेरेपी हैं इनको 0 मान के चलिए। बिना कायाकल्प के, बिना पेट साफ किए हुए, बिना रक्त साफ किए हुए, बिना ग्रंथियों को पॉजिटिव किए बिना नेगेटिव थॉट को निकाले हम प्राकृतिक चिकित्सा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के बिना अन्य पद्धतियां क्षणिक लाभ करती हैं, बाद में रोगी पुनः बीमार पड़ जाता है। एक लाइन में, क्या ये जो चिकित्सा है ये इतनी थोड़ी जटिल है, थोड़ी सी विलंब करने वाली है, थोड़ा सा उबाऊ है,
इसलिए लोग इसके पास नहीं आते। नहीं, इसे गलत बदनाम किया गया है। हाँ वही। प्राकृतिक चिकित्सा में ज्वर, जुखाम, दस्त, नवीन कब्ज, खाज खुजली को मित्र मानते हैं। ये जब हम सामान्य प्रक्रिया से विकार नहीं निकाल पाते हैं तो ज्वर आ गया, जुखाम हो गया, ये जितने भी पांचों चीजें हैं, अब ये आते ही अगर हम मेन जो परंपरागत भोजन है बंद कर दें, गर्म पानी लें, सूप लें, जूस लें, और एनीमा से पेट साफ कर लें, मेथी से नाक साफ कर लें, कुंजर से आमाशय साफ कर लें, कोई भी बीमारी 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी भी कोई जटिल असाध्य बीमारी जिसका उसके पास इलाज नहीं है? जैसे नंबर 1 कैंसर। देखिए, कैंसर के बारे में अभी आप न छेड़े ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं सत्य एक बार बोल के भुगत चुका हूँ। आजकल जो तामसी लोग हैं, जैसे लंका में 3 तरह के आदमी थे। एक विभीषण था, वो सात्विकी था, एक कुंभकर्ण था, वो राजसी मान लीजिए, और रावण जो है वो तामसी मान लीजिए। एक तो इसलिए बहुत से जो चिकित्सक हैं जिनको पैसे का भयंकर लोभ हो गया है, वह बीमारी सिद्धांत नहीं समझते हैं कि बीमारी को हम दबा रहे हैं और हमारी केमिकल दवाइयां ही एक दिन कैंसर जैसा रूप बना देते हैं। कैंसर का शर्तिया इलाज अगर आदमी बिना रेडियोथेरेपी, बिना कीमोथेरेपी आदि के आ जाए, हमारे शहर में पुरुषोत्तम तोषनीवाल जी कैंसर से हमारे यहाँ मुक्त हुए, अन्य तमाम लोग हैं। अगर कैंसर घोषित करते ही आप प्राकृतिक चिकित्सा प्लस में आ जाइए, मेरे जैसे जानकार के पास आ जाइए, वो बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है, भयंकर रूप नहीं लेती है। फिर भी अगर आप भुगतने के बाद भी आते हैं, हम आपको सुखी तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो आपने एक वर्ड कहा प्राकृतिक चिकित्सा प्लस, ये प्लस क्या आपका? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आया था शुरू में, तो केवल मैं जल के द्वारा इलाज करता था, जल और भोजन के द्वारा करता था। जब मैं डॉक्टर हीरालाल जी के पास पहुंचा, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, अगर आपको याद हो, रामदास मंदिर में थे वो, हाँ। उनसे मैंने जल चिकित्सा और आहार सुधार सीखा। फिर मैं डॉक्टर हीरालाल जी के पास गया, मगरवाड़ा में 1 साल रहा, उन्होंने 5 तत्वों से इलाज किया। फिर मुझे संतुष्टि नहीं हुई, फिर मैं स्वामी देवमूर्ति जी के साथ, ऐसे में लगभग 25 गुरुओं के से मैंने ज्ञान सीखा। और जिस प्राकृतिक चिकित्सा में सूजन है तो चुम्बक जोड़ लीजिए, प्राण का प्रवाह ठीक नहीं है तो एक्यूप्रेशर जोड़ लीजिए, अच्छा ये दस्त आ गया तो हर्बल थेरेपी जोड़ लीजिए। ठीक बात। प्राकृतिक चिकित्सा के बिना सब जीरो है। अच्छा, हमको अब आप बताइए कि वो कोई रोग ऐसा है जो प्राकृतिक चिकित्सा में उसका इलाज नहीं, जैसे मैंने भी आपसे कहा? हाँ, मैं रोग को 5 भागों में बांट देता हूँ जी। हम लोग रोग को अलग अलग नहीं मानते, हम मानते हैं कूड़ा जमा हो गया है। जब बहुत मान लीजिए, अब जो नई साइंस है, ये जब कूड़ा सड़ता है तो ढूंढते हैं जर्म से बैक्टीरिया, वायरस। अब जब कूड़ा सड़ेगा तो कोई ना कोई तो कीड़ा पैदा हो जाएगा। वास्तव में कीड़ा भी कूड़े को खाने आया, खत्म करने आया है। आप यहाँ एक मच्छर, एक छोटा को कीड़ा, छिपकली मार के डाल दीजिए, विद इन सम मिनट्स में जाने कहाँ से दिखाई पड़ने वाली चींटे आ जाएंगे, और वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो कूड़ा खा नहीं जाएंगे। अगर कोई आप जानवर डाल दीजिए, बस बहुत छोटी सी बात है, तो जाने कहाँ से चील आ जाएंगे। तो अब जब के बाद देखा कि बैक्टीरिया, जब उनको मारा तो बैक्टीरिया हो गया। अब वायरस के नाम से संसार तड़प रहा है। अब अगर वायरस के देखने का कोई यंत्र निकल आएगा, फिर माइक्रो वायरस आ जाएगा। तो गांव में जब बरसात होती थी तो हमारी माताजी सरसों का तेल का दीपक रख देती थी, पानी रख देती थी, रात भर में झौवा भर कीड़े आके मर जाते थे। अब उनका नाम कोरोना कर दो, दूसरे का नाम कोरोना कर दो, तीसरे का नाम कोरोना कर दो। हम प्राकृतिक चिकित्सा में नया कूड़ा पहुंचाते नहीं है खाने पीने में,
पुराने कूड़े को सड़ने से रोकते हैं और उस जमा कूड़े को निकाल देते हैं। बीमारी चाहे जो फिर भी, जैसे मान लो हार्निया है, हार्निया का जो बड़ा 3rd स्टेज है उसमें तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऐसे तमाम चीजें हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आजकल 100 में नेचुरोपैथी के द्वारा 100 में 90 ऑपरेशन बचाए जा सकते हैं। नॉट नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस और 10 नहीं बचाए जा सकते। अच्छा, हमको आप ये बताइए कि इस समय सबसे आपके हिसाब से सबसे बड़ा रोग क्या है आमजन में और उसका क्या इलाज है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का वास्तव में नामकरण ही नहीं है। नहीं, आप जैसे देखते होंगे ना, डायबिटीज है, किसी को दमा है, ये दमा पहली स्टेज में है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ। दूसरी स्टेज में थोड़ा समय ज्यादा लेगा। 3rd स्टेज में तो समझौता करना पड़ेगा, दवा भी लेते रहे और ये नेति भी करिए, पेट भी साफ रखिए, भोजन ठीक करिए, गर्म पानी रखिए। हम बीमारी को अलग अलग नहीं मानते। हम हाँ, जो ग्रंथ संबंधी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ये आहार विहार विचार की ग्रंथि तो होता है, लेकिन ये पैंक्रियाज की ग्रंथि की खराबी से भी होता है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। उसमें हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी मधुमेह न बढ़े तो आप किसी भी नेचुरोपैथी अस्पताल में चले जाइए 10 दिन के लिए। वहाँ वो आपको पेट साफ कराएंगे, ब्लड साफ कराएंगे, मन को पॉजिटिव करेंगे, ग्रंथि को ठीक करेंगे। या तो ठीक हो जाएगा या आगे नहीं बढ़ेगा, कम औषधियों में काम चल जाएगा। तो इस समय जो आने वाली बीमारी है सबसे ज्यादा, वो है कैंसर दिखाई पड़ रही है। जी जी। और कैंसर की बीमारी भोजन सुधार से, नेचुरोपैथी प्लस से रोकी जा सकती है। और घोषित होते ही मैंने आपका कहना है कि घोषित होते ही यदि व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा प्लस में चला जाए तो उसका बिल्कुल इलाज संभव है, नहीं तो रोकथाम संभव है, बल्कि उसको बढ़ने नहीं देंगे आप, इस तरीके का आप उपचार कर देंगे। लेकिन अगर वो 3rd स्टेज 4th स्टेज में चली जाए तो दिक्कत है। तो हमें फिर मेडिकल साइंस की हेल्प लें। तो मेडिकल साइंस वाले भी कहने लगे हैं जीवन शैली बदलो, आप भोजन सुधार करो, घूमने जाओ और मेडिटेशन करो। उन्होंने हमारी जीवन शैली को स्वीकार किया कि अगर हम औषधियों के साथ संयम करें। अभी अगर डायबिटीज किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या डायबिटीज मैंने शुगर, देखिए क्या कहती है आपकी प्राकृतिक? अगर आपके मंच से मैं बात कहूंगा तो समाज में जो अज्ञानी हैं और जो चिकित्सक को नेचुरोपैथी नहीं मानती, मुझे गप्पी मानेंगे। मेरे पास 10 लोग हैं अब जिन्होंने डायबिटीज से मुक्ति पाई। नौली क्रिया है, नौली क्रिया का अभ्यास करिए, डायबिटीज को दिनों में कम होते 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 क्योर हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक करिए, भोजन में ऐसा आहार लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट कम हो, मेडिटेशन करिए, ध्यान के द्वारा बड़े बड़े रोग। लेकिन आप आपके आयुर्वेद में जैसे वो जामुन का बात है, गिलोय है, ये जो आ रहे हैं नीम का है, ये सब अर्क वगैरह आ रहे हैं, ये भी फायदे करते हैं कि ये केवल जैसे दवा मिलती है एलोपैथी वैसी ही है? ये किसी बीमारी को ठीक करने के लिए जी एनीमा या बस्ती से पेट साफ करना बहुत जरूरी है। मैंने आपका कहना है कि पहला काम आपका पेट साफ होना चाहिए। मेरा कोई भी रोगी आता है, मैं पहले पेट साफ करवाता हूँ। फिर भोजन में मैं बात कहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर एक समय भगवान का बना भोजन ले, जिसे फलाहार कहते हैं, एक समय रसाहार करे, सब्जियों का रस, सूप नहीं, सब्जियों का रस या रस निकाल के गर्म पानी में रख के पिए, और एक टाइम अपना सादा भोजन करे और एक टाइम थोड़ा सा होश में परहेजी कर ले। अगर 2 समोसा खाने का आदी है तो 1 समोसा ले, आधा समोसा ले, देर में खाए। हम जीवन को ऐसा नहीं कि बहुत खराब मानते हैं। और भोजन ठीक कर लीजिए और साथ में जैसे करेला है, करेले की शक्ल पैंक्रियाज जैसी है, आप करेले का जूस पी लीजिए। केवल जूस पिए, आहार नहीं ठीक करेंगे, पेट नहीं ठीक करेंगे, खून को स्वच्छ नहीं करेंगे
तो ये सब चीजें भी कुछ दिन बाद एलोपैथिक की तरह लाभ पहुंचाने में असमर्थ हो जाएंगी। मैंने आयुर्वेद का 3.5 साल का कोर्स किया है। आयुर्वेद के साथ में अगर हम ये प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ दें, मैग्नेट थेरेपी जोड़ दें, एक्यूप्रेशर जोड़ दें, आयुर्वेद के अब तो मैं कहता हूँ एलोपैथिक के साथ अगर नेचुरोपैथी जोड़ दी जाए तो एलोपैथिक की दवाइयाँ धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी, ऑपरेशन से बच जाएंगे। होम्योपैथिक के साथ नेचुरोपैथी जोड़ दीजिए, आप हर पद्धति के साथ में अगर शोधन क्रियाएं जोड़ दीजिए, कट स्नान, मेहन स्नान, धूप स्नान, मट्टी स्नान, एनीमा। अब इसे महिलाओं का कैंसर बहुत बढ़ रहा है। एक नेचुरोपैथी में क्रिया है वेजिनल डूज। हम डेली अपने वेजिनल को, योनि को किस प्रकार से गुनगुने पानी से, नीम के पानी से, गौमूत्र से अगर हम साफ कर लें तो 100 में 90 महिलाओं का खून होने वाला कैंसर रोका जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पारिवारिक अनुभव है। क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, शोधन क्रियाएं। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हैं, ये फ्रिज का झाड़ू, फ्रिज के झाड़ू है, ये चौके का झाड़ू है, ये सीवर लाइन का झाड़ू, ऐसे हमारे यहाँ 7 क्रियाएं हैं। लेकिन अब तो एलोपैथिक में भी डॉक्टर्स जो है योग का काफी उपयोग करने लगे। जैसे हमारे कार्डियोलॉजी में सुना है कि डॉक्टर साहब बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ जो और डॉक्टर्स हैं वो भी अपने रोगियों को कहते हैं अरे भाई जरा टहल लिया करो और जरा योग कर लिया करो। हालांकि वो उतने बता नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहल तो शुरू हो गई है। इस शहर में जी मेरे डॉक्टर कटियार जी से, जो हमारे यूनिवर्सिटी में है, मेरे शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, उनके माध्यम से मैंने लिस्ट मंगाई और 300 डॉक्टर कानपुर में ऐसे हैं जो मेरे से कम या ज्यादा ये ज्ञान सीखा है। हाँ, उनके पास समय नहीं है, तो उनको बिना ध्यान के, ध्यान योग के तन योग अधूरा है, बिना तन योग के ध्यान योग अधूरा है। अब डॉक्टरों भी कहने लगे हैं, जो सात्विक डॉक्टर हैं वो भेजते हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, इस शहर के 2 जबरदस्त डॉक्टर हैं जिन्होंने साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट ऑपरेशन से न करा करके वो उन्होंने नेति प्लस क्रिया से ठीक किया। तो ठीक है, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी अच्छी बातें हम ले रहे हैं, हमारी अच्छी बातें वो ले रहे हैं। इसी का नाम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है नेचुरोपैथी में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि नेचुरोपैथी का प्रसार तो हो रहा है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता नहीं सामने आ पा रही है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी। न प्रसार हो रहा है न प्रचार हो रहा है। चर्चा है और इसमें हमारे शहर में मेरे जैसे कम से कम 100 आदमी होने चाहिए। अब शाम तक आदमी आना था, कैसे आएगा मेरे पास? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए 1 तारीख से 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मैं नेचुरोपैथी को डेली 1 घंटे ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ाने जा रहा हूँ। और जितने लोग हैं, मेरा दावा है कि अगर मेरे 300 लेक्चर सुनेंगे, 10 लेक्चर सुनेंगे, उनको 90% थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान घर बैठे हो जाएगा। 10% के लिए हमारे जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से संपर्क करें। इस जागरूकता ऑनलाइन आ जाने से हम अब नेचुरोपैथी को जन जन में, गांव गांव पहुंचाने में बहुत जल्दी सफल हो गए। तो लेकिन एक जो इसमें है कि मिट्टी की पट्टी रख लो, जैसे डायबिटीज में भी लोग बताते हैं, पेट में, और उसको कर लो और फिर लेटे रहो काफी समय तक, सब ये क्या अव्यवहारिक नहीं लगता है इस समय? देखिए, मैंने इस बात का सरलीकरण किया। हाँ, बस यही शब्द कहना चाहता था। अगर आप 10 साल से डॉक्टरों के यहाँ, चिकित्सकों के यहाँ घूमने से परेशान हैं, हाँ, अगर 10 दिन मेरे पास रह करके दिन रात या दिन भर या 4 घंटे के लिए आप समय दे देंगे, जब आप मन से परेशान होते हैं तो छुट्टी लेकर के कहाँ मंदिरों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप 10 दिन के लिए, मैं स्वयं, लास्ट बात है, मैं स्वयं आज से 53 साल पहले दवा करते करते आंखों का मैं ब्लाइंड हो रहा था। डॉक्टर प्रसिद्ध डॉक्टरों ने कह दिया था आप 6 महीने में ब्लाइंड हो जाएंगे। और मैं नेचुरोपैथी की 5 क्रियाओं से
आज इस उम्र में भी मैं अखबार पढ़ने लगा, जबकि मैं मोटे मोटे अक्षर जो आप दिखा रहे हैं टीवी में नहीं पढ़ पाता था। आज कलर ब्लाइंड जैसा रोग, इस पर मैंने शोध कार्य किया, इसका मैंने पेटेंट भी करा लिया है। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के द्वारा अपवाद छोड़कर ऐसी कौन सी बीमारी है हम ना ठीक कर सके, या औषधियां कम ना कर सके, या उसकी लाइफ हैप्पी ना कर सके। ठीक बात है। तो प्राकृतिक मैंने सरल किया है, बहुत सरल किया है। और इस ठंडे पानी की पट्टी लगाइए, किसने कहा कि मिट्टी की पट्टी लगाइए? हाँ, अब ये यही बात है, सरलीकरण जो होता है कि जैसे मैंने एक आध बार आपसे कहा कि कोई लोगों को लगता है बड़ी जटिल है और लंबी है, तो आपने जब सरलीकरण, क्या आपको लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में अभी बहुत काम करना चाहिए इसके सरलीकरण की दिशा में? प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा खोजी माइंड है। हाँ जी, इसी बात का मुझे अवार्ड दिया गया, इस किताब के लिखने के पक्ष में और सरलीकरण के पक्ष में दिया गया है। और भाई उससे भी कोई अच्छा आदमी आ सकता है, बहुत सरल कर सकता है, लेकिन भैया बीमारी चाहे जो हो, आपको पेट प्राकृतिक तरीकों से पेट साफ करना पड़ेगा, भोजन सुधार करना पड़ेगा, स्टीम बाथ ले करके स्वेटन की रोम छिद्र खोलने पड़ेंगे। आप अगर अब मैं देखिए, मैं लगता है मैं 73 चल रही है मेरी, खत्म होने जा रही है 1 महीने के बाद। अगर मैं नेचुरोपैथी में ना आता तो या तो इस संसार में ना होता, या मैं बुरी प्रकार से खटिया में पड़ा 8-10 बीमारी का शिकार होता। अब मुझे लगता है कि कोई बीमारी ही नहीं है। अभी मैं 3 बजे का आज उठा हुआ हूँ, मैं रोज उठता हूँ 2-3 बजे। अभी तक मैंने आग का पका भोजन नहीं किया। सवेरे मैंने गाजर मूली सलजम का जूस पी लिया, और दोपहर में मैंने 5 प्रकार के फल खाए। अब जाकर के हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो 2 पूड़ी और झुआ भर हरी सब्जी खा लूंगा। ये किसने कहा कि नेचुरोपैथी करोगे तो संसार में नहीं रह पाओगे? नेचुरोपैथी नहीं करोगे, योग साधना नहीं करोगे, इस प्लस की जानकारी नहीं करेंगे, तो संसार में न तन से सुखी रह पाएंगे, न मन से सुखी रह पाएंगे। धन को देखते रहिए, ओनली टू सी नॉट टू गुड यूज। ठीक बात है। प्राप्त हम जंगल ऑनलाइन पहुंचाएंगे, मेरे 100 करीबन मेरे ऑनलाइन चल रहे हैं, और कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। आप ऑनलाइन खोलिए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी के नाम से यूट्यूब में जाइए, बिना पैसे के नेचुरोपैथी सीखिए, बिना पैसे के रेकी सीखिए, बिना पैसे के चुंबक सीखिए, बिना पैसे के हर्बल थेरेपी सीखिए, बिना पैसे के ध्यान सीखिए। नोट कर लीजिए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, कोई पैसा नहीं। ठीक, मैं एक ऐसे क्लास लूंगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा, आप कर नहीं पाएंगे, हम ऑनलाइन पहुंचावे। अब तो मैंने तय कर लिया, पहले मेरा 99 वर्ष तक स्वस्थ रह के जीने का प्रोग्राम था। जब से मोदी जी ने बनारस में योगी ढूंढ लिया 126 साल का, हम अब उस योगी का पीछा करेंगे। और नेचुरोपैथी से, योग साधना से, अब भोजन सुधार तो आप रामदेव जी का पीछा क्यों कर रहे हो? कहे थे 2-2.5 साल जीते नहीं, मैं श्रद्धेय रामदेव जी का पीछा नहीं कर पाऊंगा, उसकी ताकत मेरे पास नहीं है। वो परिवार मुक्त है, मैं परिवार युक्त हूँ। और मैं उनको जी, मैं बाबा रामदेव को प्रणाम, मैं 3 ही आदमी हमारे देश में उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी वजह से योगा डे हो गया, नेचुरोपैथी फैल गई, पर मैं फॉलो करूंगा प्रैक्टिकल आदमी का, बनारस वाले से 126 साल योगी का, उनका फॉलो करेंगे। अरे अब आपको जरा थोड़ा समझाइए कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप 126, ये जो 126 साल के लिए आप फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो बुजुर्ग लोग, मैं 4 कैटेगरी के लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, इनको आप जरा टिप्स दीजिए पहले। और तो पहले सबसे पहले बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग लोग ध्यान रखें, प्राणायाम का दुरुपयोग न करें। प्राणायाम करने की 4 शर्तें हैं। पेट ठीक होना चाहिए, श्वास सीधा चलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, दोनों स्वर एक साथ चलाइए तब प्राणायाम करिए। और प्राणायाम करने लायक कानपुर तो रहा नहीं। शुद्ध हवा के बिना प्राणायाम नहीं किया जा सकता। क्या करें फिर? अब इस पर मैं खोज कर रहा हूँ, आपसे बात करूंगा, खोज कर चुका, आज चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं दिल्ली गया था, तो विश्वरूप चौधरी हम दोनों बैठे थे। वो मुझे जानते थे,
तो उन्होंने एक बहुत कठिन प्रक्रिया निकाली है, वो 8-10 हजार 20 हजार का यंत्र है। और मैंने उनको बताया कि मैंने तो 2000 का यंत्र बना दिया है। अरे बोले आनंद जी, ये तो आपने सिंपल कर दिया। वो पूरी बॉडी को आधा घंटे में कैसे मैग्नेटाइज करें। हम प्राणायाम से भी बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जो हमारे जीवन को चलाता है। हम मैग्नेट थेरेपी से भी आधा घंटे में पूरी बॉडी को बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं बिना प्राणायाम के। आज प्राणायाम की वजह से लाखों लोग हजारों का लीवर सूज गया। अनुलोम विलोम का मैं विरोध नहीं करता हूँ, उज्जाई प्राणायाम का विरोध नहीं करता हूँ, भ्रामरी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, जो नॉन वायलेंट प्राणायाम का मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार धबा आधा घंटे लोग कर, मेरे एक मित्र हैं कपाल भाती की वजह से आज महासंकट में है। भैया कपाल भाती को धीरे करो, थोड़ा करो। पहली बात तो जाड़े में प्राणायाम करने के लिए कानपुर तो वातावरण है नहीं। चलिए, तो एक तो प्राणायाम के लिए आपने बता दिया, दूसरा और क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहे, एक टिप्स भी बताइए। सबसे सरल ये है जी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जी जी, ठीक बात। और आराम से सामने शीशा रख लीजिए और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बिना पार्क में जाए अपने घर में ये भ्रमण योग करिए। ये भ्रमण योग इतना बढ़िया है, कुछ कहने को नहीं। कितनी देर करना है? कितनी देर करना है? 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट। जो आप मॉर्निंग वॉक आधा घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप आराम से भ्रमण योग करिए। नौजवान है तो क्या बात, इंजन दौड़ कर लीजिए। योगासन कर नहीं पाएंगे, नाड़ियां कट जाती हैं बूढ़ों की। किंग और क्वीन एक्सरसाइज बहुत फेमस है, फेमस है। सवेरे उठते किंग क्वीन कर लीजिए। हैं, आप धीरे से ऐसे ये क्या नाम है, मट्ठा भिलो लीजिए, धान कूट लीजिए, मुगदर घुमाइए। स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने बहुत सिंपल निकाले हैं। 15 मिनट आधा घंटा कर लीजिए, नौली क्रिया कर लीजिए। है तो मैंने घरोरो योग निकाला है, 2-2 मिनट की 5 मिनट की क्रियाएं हैं। बच्चे करना चाहे तो बच्चे थोड़ा सा ये इस प्रकार का ये चंद्रासन है, ये हस्त पदासन है, मुर्गा आसन है, शीर्षासन लोग बताते हैं आधा घंटे करो, लोग बीमार हो रहे हैं। एक मुर्गा आसन होता है, कभी हम रखेंगे मुर्गा आसन 1 मिनट कर लीजिए, ज्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये जो किताब है आप इसको पढ़े, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो किताब हम आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में दे सकते हैं। आप गरीब हैं तो मेरे पास आ जाइए, हम आपको निःशुल्क देंगे। 2000 किताब बांट चुके हैं, घर घर में पहुंचाइए। आप 1 तारीख से ऑनलाइन मेरे लेक्चर सुनिए। अरे खान पान में बुजुर्ग क्या करें? लोग कहते हैं तली चीजें नहीं खानी चाहिए और आलू नहीं खाना चाहिए, और क्या खाएं महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, कब खाएं, कब खाएं। खरी भूख में खाइए, चबा के खाइए और भूखे उड़ जाइए। भूखे उड़ जाइए। आप तली चीज भी होश में थोड़ा खा लेंगे तो आनंद आ जाएगा। और बेहोशी में उबली सब्जी भी खाएंगे, सादा भोजन भी करेंगे, बीमारी से मुक्त नहीं होंगे। भोजन के 10 अनिवार्य नियम है, मैंने किताब में लिखा है, बताता रहता हूँ। खरी भूख में, कम भूख में, बिना भूख के खाएंगे। और इन 5 चीजों से जरा बच जाइए। चाय महारानी ऐसा कब्जा कर लिए है कि भगवान ही मालिक। तो चाय से भूख को मारती है। ठीक बात। एसिड को बढ़ा, 18 अवगुण है और 2 गुण है। चाय की जगह गर्म पानी नींबू शहद ले लीजिए आप, है। और कभी खरी भूख में खाने का अभ्यास करें। ठीक बात है। वासना पे कंट्रोल करना सरल है, पर खरी भूख में खरी भूख में खाने की साधना उससे ज्यादा कठिन। ठीक बात है। और 2-3 फार्मूले बता दूं। हाँ वजरा जी, वो ध्यान रखो। 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय। अब 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। गरीबों का भोजन अमीरों को दे दो, अमीरों का भोजन गरीबों को दे दो, दोनों सुखी हो जाएंगे। और जो लोग बिना भूख के भरपेट खाते हैं, इनके लिए कोई हमारी भारत सरकार कोई दफा निकाले कि तुमने बिना भूख के क्यों खाया, बिना चबाए क्यों खाया।
तुमने टट्टी पेशाब के बेग को क्यों रोका? टट्टी पेशाब के बेग को रोकना, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो तमाम शौचालय बन गए हैं, लेकिन उनमें खुले भी होने चाहिए। हमारे मोती झील में आधे खुले आधे बंद हैं। जितने जानवर होते हैं उन्हें जब टट्टी पेशाब मल मूत्र लगता है, इमीडिएट उड़ते उड़ते प्रोग्रामिंग कर देते हैं। और आदमी को लगता है छिवरागांव में, जाने की कोशिश करता है कानपुर में। अगर आप केवल जाएं कि न जाएं, जाने का तय कर लीजिए, खाएं कि न खाएं, तो खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। ठीक बात। ऐसे 108 फार्मूले हैं। नहीं, बस एक खाली हमको खाली दीजिए कि आज के इस वातावरण में चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाओं, बच्चे, क्या नहीं करना चाहिए? एक क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, मैंने खाने के लिए 4 दिसंबर को भगवत गीता का बड़ा भारी प्रोग्राम होने जा रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, उसमें भगवान कृष्ण के एक श्लोक है। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, कि जो दिन भर या सवेरे सवेरे पार्क में योगासन प्राणायाम करते हैं, ये लाभ तभी होगा जब भोजन शाकाहारी हो, सादाहारी हो, मिताहारी हो, भूखाहारी हो। विहार सही करिए। विहार माने बिहार नहीं है, दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, अर्थचर्या, मैथुनचर्या। ठीक बात। एक जस्ट और अपने सोच सही करिए। 8 बजे सो जाए तो बेस्ट है, 9 बजे सो जाए तो बेटर है, 10 बजे सो जाए तो गुड है, 11 बजे सो जाए तो प्रमोटेड है। ठीक बात है। और अपने शोधन क्रियाएं करिए। आप कुछ भी ना कर सकें, नेति, बस्ती, कुंजर, नवली, धोती, त्राटक, कपालभाति, योग की 7 क्रियाएं सीख लीजिए। और ये 7 क्रियाएं यहाँ कट स्नान में, ये बिल्कुल सरल है। मैंने तय कर लिया है, अब मुझे इन 15 क्रियाओं को, ओरिजिनल डोज को घर घर पहुंचाना है। हम और मेरी पत्नी, हम लोग पिछले 50 साल से लगे हैं और कोरोना की कृपा से किताब लिखी, और ऑनलाइन की वजह से अब घर घर प्राकृतिक चिकित्सा फैलाना बहुत सरल हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से आज आपने प्रस्तुति दी और बड़ा लाभ भी होगा। और जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें जो सबसे बड़ा काम है शोधन का, शोधन बहुत बड़ी बात कही। अगर आपका पेट ठीक हो जाए, और उसके लिए बड़े अच्छे साधन है, उपवास कर लीजिए, खान पान ठीक कर लीजिए, ज़्यादा आप खाने के लिए जैसे हरी सब्जी का प्रयोग करिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भूख से कम खाइए, बस फिर क्या आनंद ही आनंद है। और जैसे आनंद डॉक्टर साहब है, वैसे हम लोग भी आनंदित हो जाएंगे। देखिए, देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।